नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताल, मात्रा, लय के जो प्रकार हैं उनके बारे में। उसके अलावा ताल के जो और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे खंड हुआ, सम क्या है, भरी क्या है, खाली क्या है, उसके बोल क्या हैं, इन सब बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले ताल के बारे में बात करते हैं। चूँकि ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो ताल से ही जुड़ी हुई हैं, तो पहले ताल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बाकी सब परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। ये सारे ताल के ही अंग हैं एक तरह से। तो जो भरत मुनि जो हैं उन्होंने बताया है कि समय मापने का जो एक साधन है उसको ताल कहा गया है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है उसी तरह संगीत में जो है वो ताल की आवश्यकता होती है। और गाने बजाने की या नाचने की, मतलब कि चाहे गायन हो, वादन हो या नर्तन हो, इन सभी चीज़ों का जो शोभा है वो ताल से होती है। रत्नाकर के अनुसार जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ताल कहलाता है। अब देखिए, इसके बाद जो बात आती है वो है मात्रा की। ये आपके पेपर फर्स्ट की 4th यूनिट में है। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। उसमें जो भी परिभाषाएं हैं वो सब मैं इंक्लूड कर रही हूँ, साथ ही साथ एक आधी परिभाषा उससे ज़्यादा भी है, ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं मात्रा की। अब ताल में जो उसकी लंबाई होती है उसको स्पष्ट करने वाली जो इकाई है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल का ही एक हिस्सा है और मात्राओं के योग से ही ताल की रचना होती है। जब एक जैसी चाल में गिनती करते हैं हम, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये जो गिनती करते हैं बिल्कुल एक जैसी लय में, तो इसे मात्रा कहते हैं। और ताल के अलग अलग तालों की अलग अलग मात्राएं निश्चित हैं, तो कौन सी ताल में कितनी मात्राएं हैं इस आधार पर उस ताल का नाम निर्धारित होता है। जैसे अगर 16 सेकंड में 3 ताल का ठेका बन जाएगा तो 12 सेकंड में 1 ताल का ठेका बन जाएगा और 10 सेकंड में झपताल का। चूँकि 3 ताल में 16 मात्राएं हैं, 1 ताल में 12 और झपताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो इसके हिसाब से आप इस बात को समझ जाइए। अब बात करते हैं लय की। लय जो है वो एक क्रिया से दूसरी क्रिया के बीच की जो विश्रांति काल है, यानी कि जो गैप है, वो पहली क्रिया का विस्तार लय कहलाता है। देखिए, लय 3 प्रकार की होती है। लय जैसे मैंने अभी आपको काउंट करके बताया, 1, 2, 3 इस तरह से। तो जो शुरुआत कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से, देखिए, तो ये आपकी मध्य लय समझ लीजिए। अब इससे अगर हम दुगुन करेंगे तो वो उसकी द्रुत लय हो जाएगी, और अगर इसकी हम आधी कर देंगे तो वो इसकी कहिए कि मंद्र लय हो जाएगी। ठीक है, विलंबित, माफ़ कीजिए, विलंबित लय हो जाएगी। तो मध्य लय, द्रुत लय और विलंबित लय, ये 3 प्रकार की लय होती हैं। इसके बाद विलंबित लय जो है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है, विलंबित लय जो है वो उसकी चाल धीमी है, क्योंकि उसका नाम ही विलंबित है, तो वो बहुत स्लो चलती है। स्लो चलने, अब इसका मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि मध्य लय जो है उसकी आधी जब जो चाल है वो विलंबित हो जाएगी, और मध्य लय की दुगुनी जो चाल है वो द्रुत हो जाएगी। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ऐसे समझिए कि 60 तक गिनती अगर हम गिन रहे हैं, 1 मिनट में 60 तक गिनती गिन रहे हैं, यानी कि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो हम अगर 60 तक गिनती गिन रहे हैं 1 मिनट में, तो उस लय को अगर हम मध्य लय मान लें, तो इसी 1 मिनट में समान चाल से 30 तक गिनती गिनेंगे तो उसे विलंबित लय कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। जो मध्य लय आपकी है उससे आधी लय जब हो जाती है तो विलंबित हो जाती है, और मध्य लय से दुगनी जब लय हो जाती है तो वो द्रुत लय हो जाती है। ऐसा कि ऐसा ये बताया गया है। अब 1 मिनट में आप 60 गिन रहे हो, लेकिन अगर 1 मिनट में आप 60 की जगह 120 अगर गिनेंगे तो वो हो जाएगी आपकी द्रुत लय, और उसी 1 मिनट में अगर आप 60 की जगह 30 गिनेंगे, यानी कि उसका आधा, तो हो जाएगी विलंबित लय। अब बात करते हैं ठेके की। ठेका जो है वो ताल पर जो बजता है वो ठेका कहलाता है।
अब प्राचीन शास्त्रकारों ने जो बोल बनाए हैं, भाषा जो इसकी बनी है तबले की या मृदंग की, उन ताल वाद्यों के ऊपर जो बोल बजते हैं, उन बोलों को जो बजाया जाता है तो वो ठेका कहलाता है। जैसे ताल अगर सोचिए कि हम दादरा ताल है, हाथ पर कैसे लगाते हैं हम, कैसे उसको खाली भरी दिखाते हैं, वो चीज़ एक अलग है जो आपको मैंने बताया है। लेकिन इसी दादरा ताल के शब्दों को, बोलों को जब तबले पर बजाया जाएगा तो वो उस ठेका कहलाएगा। और ठेका जो होता है वो एक ही आवृत्ति का होता है और जिसकी मात्राएं भी निश्चित होती हैं। चूँकि ताल की मात्राएं निश्चित हैं तो जो एक आवर्तन जो है वो कंप्लीट होने के बाद, एक आवृत्ति होने के बाद ठेका समाप्त हो जाएगा। वो एक आवृत्ति जो है वो ठेका की संज्ञा प्राप्त करता है। अब सामने देखिए, जैसे स्क्रीन पे आपके सामने है कहरवा ताल, जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। तो ये जो धागे नाती नाकधिन जब ये तबले पर या मृदंग पर बजेगा तो वो इस ताल का ठेका कहलाएगा। इसके बाद बारी आती है दुगुन, तिगुन, चौगुन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुगुन तो किस तरह होगी, मध्य लय जो है उसका अगर दुगना कर दिया जाए, यानी कि अगर 1 मिनट में हम 60 सेकंड गिन रहे हैं और अगर 120 कर दिया जाए तो वो हो जाएगी उसकी दुगनी लय, यानी कि दुगुन। तिगुन चौगुन इसी तरह से जब आप 60 कर रहे हैं और 120 हो गया तो डबल हो गया, और 240 अगर हो जाएगा तो उसकी चौगुन हो जाएगी। तो इस तरह से तिगुन, चौगुन, छगुन, अठगुन ये सब क्रियाएं होती हैं, लयकारियाँ होती हैं। लेकिन अभी आपको दुगुन, तिगुन, चौगुन भी अगर ध्यान में आप रखते हैं, आपके कोर्स में इतना ही है तो आप इतने पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वो सब आगे की बातें हैं, जब आगे आप क्लासेस में आएंगे, प्रोग्रेस होगी तो आप धीरे धीरे वो सब चीज़ों को भी समझने लगेंगे। अब देखिए, तिगुन चौगुन के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें ठेके के हिसाब से भी समझा देती हूँ कि कैसे होगा। जैसे अगर कोई ठेका या गीत 1 मिनट में 1 बार गाया जा रहा है या बजाया जा रहा है, और वही गीत या ठेका अगर 1 मिनट में 3 बार गाया बजाया जाए तो वो उसकी तिगुन कहलाएगा, और वही 1 मिनट में अगर वो 4 बार गाया बजाया जाएगा तो उसकी चौगुन कहलाएगा। तो कोई भी चीज़ जो हम उसकी लय निर्धारित करते हैं, उससे अगर वो उतने ही समय में अगर वो 2 बार की जा रही है तो दुगुन हुई, 3 बार की जा रही है तो तिगुन, और 4 बार की जा रही है तो चौगुन होगी। आड़ी, कुआड़ी, बियाड़ी ये जो लय हैं ये क्लिष्ट लय हैं। इनके बारे में, लय कार्यों के बारे में आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ये आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सम की। सम जो है वो ताल का वो स्थान है जहाँ से ताल का ठेका शुरू होता है। ताल जहाँ से बजाया जाता है या गाया जाता है, वो शुरुआत जो है, जो पहली मात्रा है, वो ठेका जहाँ से शुरू हो रहा है वो सम कहलाता है। आप इस चीज़ को समझिए कि ताल की जो पहली मात्रा है वो सम हुआ एक तरह से। और ये जो सम जो है उस पर जब गाना बजाना जब होता है और तबले की संगत या मृदंग की संगत होती है, और जब मुखड़ा पकड़कर गायक या वादक उसे एक अलग ढंग से प्रदर्शित करके सम पर जब आता है तो उससे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और सम पर ही गाने और बजाने की समाप्ति भी की जाती है। सम को न्यास भी कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है खाली की। अब देखिए, खाली भरी क्या है। हम जब हाथ पर ताल का ठेका लगाकर बताते हैं, ताल के जो बोल हैं, चिन्ह हैं, कि ताल किस तरह से हाथ से किस तरह दिखाई जाएगी, तो ये जब हाथ से लगाकर दिखाया जाता है तब खाली और भरी का ये कहिए कि हम हाथों से वो चीज़ बताते हैं कि किस ताल में कौन सी मात्रा पर खाली है, कौन सी मात्रा पर भरी है। और यही चीज़ जब तबले पर बजती है तो आपको बोल और वो सब ध्यान में होगा, तो आप संभवतः इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ खाली है और यहाँ भरी है। अब ताल के कुछ हिस्से होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कहरवा की, जैसे अभी मैंने स्क्रीन पर आपको कहरवा दिखाया, तो कहरवा में एक ताली और एक खाली है। तो खाली मतलब जो उंगलियों पर गिना जाएगा, और भरी मतलब जो हाथ पर ताली देकर बजाई जाएगी या दिखाई जाएगी या थाप देकर दिखाई जाएगी। तो खाली और भरी का बस इतना ही मतलब है जब आप हाथ से ताल देना सीखेंगे। और एक और चीज़ कि खाली का जो दर्शाने का जो चिन्ह है वो है शून्य।
आप जब लिखते हैं, नोटेशन राइटिंग जब होती है, तो खाली का जो चिन्ह है दिखाने का वो शून्य है, और भरी दिखाने के लिए वहाँ सम का भी निशान हो सकता है, दूसरी मात्रा या तीसरी मात्रा जो भी है, माफ़ कीजिए दूसरी ताली या तीसरी ताली जो भी है उसके हिसाब से वहाँ संख्या फिर लिखी जाती है। इसके बाद बारी आती है आवृत्ति की। आवृत्ति यानी एक चक्कर जहाँ से हमने शुरू किया है तो पुनः लौटकर वहीं पर आना, जो ये एक क्रम है, एक चक्कर है, ये आवृत्ति कहलाता है। कि आपने 1 से शुरू किया और 10 तक घूमकर वापस 1 पर आ गए, ये जो एक आवर्तन आपने कंप्लीट किया, ये है आवृत्ति। इसके बाद बारी है जर्ब की। जर्ब इसमें आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। तबले पर या मृदंग पर जब आघात किया जाता है या चोट की जाती है जिससे कि आवाज़ निकलती है, तो वो जर्ब कहलाता है। इसी प्रकार मिज़राब से जब सितार पर स्ट्रोक दिया जाता है तो वो जर्ब कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो ताल से संबंधित है और आपको जानना ज़रूरी है। खंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि खंड विभाग होते हैं। किसी ताल में कितने विभाग हैं वो खंड उसके कहलाते हैं। कि जैसे दादरा में 2 खंड हैं, 2 विभाग हैं, 3 ताल में 4 खंड हैं, 4 विभाग हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये सभी ताल से संबंधित है। इसके बारे में हमने आज चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर किसी और टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।